और अब खबर मुंबई से, जहां सेंट्रल रेलवे की दादर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। आरपीएफ ने ट्रेन के जरिए कैश पहुंचाने वाले रैकेट से जुड़े प्यादे को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो भारी मात्रा में कैश लेकर मुंबई में दाखिल हुआ था और कैश डिलीवरी करने वाला था। नोटबंदी के बाद से ही हवाला कारोबारियों की कमर टूट गई थी, ऊपर से एजेंसियों की सख्ती और पैनी नज़र। अब उन्होंने अपना जो मोडस ऑपरेंडी, अपना तरीका है, बदल लिया है। अब वे कोई रिस्क नहीं लेते, इसीलिए उन्होंने नया तरीका ईजाद किया है ट्रेन से अपने पैसे भिजवाने का। एक बड़ा रैकेट का पर्दाफाश आरपीएफ सेंट्रल रेलवे ने किया है। दादर रेलवे में इस वक्त मौजूद हैं दादर रेलवे के जो सीनियर इंस्पेक्टर है सुरेंद्र कोस्टा साहब, वो हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि कैसे ये पूरा रैकेट ओपन हुआ, कैसे उनसे इन्फॉर्मेशन मिली। सर, कैसे पूरा रैकेट का पर्दाफाश हुआ, कैसे आपको ये टिप मिली और फिर क्या कार्रवाई आप लोगों ने की? ये दिनांक 8/2/2022 को मंगलवार के दिन सेवाग्राम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आई। तो हमारी क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच के अधिकारी हैं हमारे इंस्पेक्टर अमित राघव, उनकी जो टीम है यहाँ पर मौजूद थी। उनके द्वारा जो है मतलब इनपुट के आधार पे जो है एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। उसके पास एक सैक बैग था, तो उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि इसमें मेरे पास में कैश है। तो हम लोगों को इतना बताया कि मेरे पास में जी ये 50 से 60 लाख कैश मेरे पास रखा हुआ है इसमें। तो संदेह के आधार पर हमने उसको आरपीएफ थाना लेके आया। आरपीएफ थाना में लाकर हमने अपने इसकी सूचना जो है मेरे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री जितेंद्र श्रीवास्तव उनको दिया। तो सर के कहने पर जो है फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर बुलाया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर आए और उनके समक्ष बैग को ओपन किया गया। उनके समक्ष बैग ओपन करने पर उसमें से 67,47,500 रुपीज़ उसमें से मिले, जिन्हें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जब्त कर जो है उसकी जो है जांच की जा रही है। सब देखिए, अब जिस तरह से शक्ति बढ़ी है एजेंसियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि जो मोडस ऑपरेंडी इनकी है पूरी तरह से बदल गई है? ट्रेन के जरिए इन्हें आसान क्यों लगता है इनको कि ट्रेन से आसानी से आ सकता है माल? उनको इसलिए लगता है कि ट्रेन में जो है बहुत सारे पैसेंजर रहते हैं और सभी पैसेंजरों को चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन ये उनकी सोच गलत है। हमारे जवान बहुत मुस्तैद हैं यहाँ पर, और वो मोडेस जो उनका फेस रिडक्शन रहता है उसके आधार पर जो है उनको पकड़ते हैं कि जो संदेह डरा हुआ सा रहता है। तो इस तरह से लोगों को हम लोग उनसे पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ में ये सामने आया। सर, इससे पूछताछ की गई थी जो इस आरोपी से, उसका नाम क्या था और उसने क्या क्या बताया इस पर मामले में? आरोपी का नाम था सेंधाराम खुमाराम। ये राजस्थान का रहने वाला था और ये जो है वो किसी के कहने पे अमरावती से ये लेके आ रहा था ये किसी को देने के लिए, और किसको देना था लेकिन ये उसने बताया नहीं। इसकी जांच जो है इनकम टैक्स द्वारा की जा रही है। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए, ये साफ तौर पर संदेश है उन लोगों के लिए जो क्या कानूनी काम करते हैं कि वे किसी भी तरह के हथकंडा अपना लें लेकिन कानून की नज़रों से बच नहीं सकते। ऐसे में मुंबई से न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन अब्बास के साथ अरुण कौशिक। तो लगातार हम उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण की तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। मेरे सहयोगी लगातार आपको पूरे दिन पल पल की अपडेट देते रहे, और इसी तरह हमारे जो सहयोगी हैं गौरव, उसने कैराना के जो प्रत्याशी हैं गठबंधन के आरएलडी सपा, उनसे बातचीत की। हमारे साथ इकरा हसन जी हैं, मतदान करके आ रही हैं। आपने मतदान कर दिया, क्या मैसेज दे रही हैं? कर दिया मतदान। मैसेज यही है कि झूठी सरकार को हटाने के लिए सभी वोट करें और आकर अपने मत का उपयोग करें। एक और सवाल है, जिस तरीके से मतदान चल रहा है हम लगातार देख रहे हैं, महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है ये महिला वोटर्स क्या इम्पैक्ट डालने वाली हैं इस बार कैराना में? जी, महिला वोटर्स अपनी सुरक्षा के लिए वोट करेंगी, जो भाजपा सरकार ने उनको बिल्कुल प्रदान नहीं की है। हाथरस का कांड सभी को याद है, तो वो सब ध्यान में रखकर ही सब लोग वोट करेंगे। ये चुनाव जो है किस तरीके का अनुभव आपको दे रहा है, क्योंकि लगातार आप भी उन्हीं जगहों पे जा रही हैं जहां जहां से भारतीय जनता पार्टी ने रोड शो की, तमाम जगहों पे जा रही है। क्या अनुभव आपको मिल रहा है इस चुनाव से? भारतीय जनता पार्टी यहाँ आ रही है, उनका जो पूरा मशीनरी है ऊपर से लेकर डबल इंजन की पूरी मशीनरी यहीं लगी हुई है कैराना पर, और हमारा तो क्षेत्र है कैराना, हमें तो जाना पड़ेगा। तो वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो लोग बौखलाहट में हैं, डरे हुए हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। जो आरोप लगाया जाए कैराना पे पलायन और तमाम लोगों, ये जो चीज़ें प्लांट की जा रही थी,
बातें कही जा रही थी, क्या जमीन पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं जब निकल रहे हैं लोग? ज़मीन पर ये कोई मुद्दा है ही नहीं, ये खोखला बेबुनियाद मुद्दा है और इसको कैराना की जनता ने 2017 में नकारा था जब ये चलाया गया था। फिर अब 5 साल बाद योगी जी अपनी नींद से जो जागे हैं और फिर से पलायन कर रहे हैं, तो उन्होंने 5 साल में किया क्या पलायन के लिए? कोई उन्होंने विधानसभा के पटल पे इसका सवाल नहीं रेज किया, कोई फंड्स नहीं इसके लिए एलोकेट किए, मुआवजा नहीं दिया किसी को भी, बस खाली चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश है उनकी। लेकिन कैराना की जनता ने पहले भी नकारा था और इस बार भी इंशाल्लाह नकारेगी। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, कैराना। केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद से बीजेपी सांसद जनरल वीके सिंह से मतदान करने के बाद बात की हमारे संवाददाता संजीव कुमार ने। वोट डाल कर आ गए हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए सर, वोट डाल के आए हैं, किस लिए, क्या मुद्दे हैं? भाई वोट डालने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता, वोट डालनी है जो आप सिचुएशन देखते हैं, स्थिति देखते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो किसान आंदोलन कुछ वो नुकसान करेगा? कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये बताइए क्योंकि 58 सीटें हैं, 11 जिलों में जो चुनाव हो रहा है, उसमें कितनी भाजपा जीतने जा रही है? देखो, मैं नंबर की बात नहीं करता हूँ। तो जाहिर सी बात है क्योंकि जनरल वीके सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से उन्होंने अपना वोट डाला, उन्होंने कहा कि विकास के लिए वो वोट कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। नोएडा से सांसद महेश शर्मा ने अपने परिवार के साथ वोट किया। मतदान के बाद उनसे बात की हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने। डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ हैं। महेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं और क्या अहम चुनावी मुद्दा रहने वाला है? देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, जो एक करप्शन की दृष्टि से, जहां भ्रष्टाचार दीमक की तरह लगा हुआ था, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त थी, गुंडे माफियाओं का राज था, उस राज्य को अगर किसी ने खत्म किया है तो हमारे मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने किया है और दोबारा से लोग विश्वास जता रहे हैं। मैं इस क्षेत्र में नोएडा गौतम बुद्ध नगर में पिछले 39 वर्षों से रह रहा हूँ। यहाँ पे स्थितियाँ परिवर्तन होते मैंने अपनी आंखों के सामने से देखा है। लोग अपना उद्योग लगाते नहीं थे, शाम 6 बजे के बाद उद्योगपति यहाँ से अपनी फैक्ट्रियों की चाबी अपने मैनेजर को सौंप कर दिल्ली चले जाते थे रहने के लिए। आज ये बदलाव आया है, उनमें विश्वास जागा है। पिछले 15 वर्षों में एक भी नई कंपनी ने नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में निवेश नहीं किया था। अब वीवो भी है, ओप्पो भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, विप्रो भी है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां आज निवेश कर रही है। विश्व का अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हमारा हवाई अड्डा हमारे यहाँ आ रहा है उठाकर। यहाँ से देहरादून, दिल्ली से लेकर, मेरठ से लेकर, आगरा से लेकर, एक भी रेड लाइट के बिना आप अपने एयरपोर्ट पहुँचेंगे। कितना बड़ा विकास का हुआ है। मैं समझता हूँ विकास, कानून व्यवस्था और माफिया राज से मुक्ति, यही हमारे 2-3 मुद्दे होंगे जिनसे हम दोबारा से इतिहास रचेंगे। विकास, कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, तो आखिर ये शब्द क्यों आ रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे या फिर शिमला बना देंगे? देखिए, चुनाव व्यवस्थाओं में जब आपस के वाक होते हैं, कोई सामने वाला कोई कहता है, उसका एक जवाब जाता है, फिर जवाब का फिर काउंटर जवाब आता है, ये उसके हिस्से। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है ये वही है। हमारा मेन मुद्दा है, उसके पीछे भी भावना यही है कि कानून व्यवस्था को हम और सख्त कर देंगे, गुंडे माफियाओं को बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे। डॉक्टर साहब, जिन 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उसमें जाट लैंड भी आता है, चाहे बागपत, बड़ोच, शामली की बात करें। यहाँ पर जयंत और अखिलेश की जोड़ी क्या बीजेपी को कोई टक्कर दे रही है? देखिए, हमारे यहाँ कोई लैंड है ही नहीं, हमारे एक ही लैंड है, इंडिया लैंड। कोई जाट लैंड, मुस्लिम लैंड, ब्राह्मण लैंड, हमारी कोई लैंड है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास ही नहीं करती। जाट हमारे समर्थक रहे, 80% लोगों ने जाट होते हुए मुझे खुद को वोट दिया, मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। लेकिन पश्चिमी यूपी में आपको लगता है कि किसान आंदोलन क्या कोई इफेक्ट इस बार चुनाव पे पड़ पाएगा? देखिए, किसान आंदोलन के परिणति खत्म हो गई जब उसे 1.5 महीने पहले लगभग प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं परिवार का मुखिया होते अगर अपनी बात नहीं समझा पाया हूं तो मैं उनको वापस लेता हूं। तो वो विषय ही समाप्त हो गया। अब वो विषय कहीं है ही नहीं, चर्चा में ही नहीं है, कहीं लोग भूल चुके हैं उसको। तो विश्वास कीजिए, पिछले बार से हम बेहतर स्थिति रहेंगे। मैं न्यूज़ इंडिया चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं और एक अपील करना चाहता हूं कि इस उत्सव के इस पर्व में आप लोग भागी बने। कोरोना की ये लहर घातक नहीं है, कोरोना से डरे नहीं, मास्क का उपयोग अवश्य करें लेकिन डरे नहीं, और इस उत्सव में आप अपने मनपसंद का प्रत्याशी चुनें। आखिरी सवाल, पिछले 2 दिनों में जो हिजाब का मुद्दा कर्नाटक से उठकर अब यूपी भी पहुंच गया, आपको लगता है कि इसकी यूपी की जो वोटिंग हो रही है उसमें कहीं कोई जगह हिजाब की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती। क्या हमने आपने स्कूलों में ड्रेस नहीं पहनी है क्या? कोई कल को कहेगा मैं हिजाब पहन के आऊँगा, अगर मैं डॉक्टर हूँ सफ़ेद कोट ना पहनकर, कल को आप कहेंगे मैं काला कोट पहनकर डॉक्टरी में आऊँगा। तो एक ड्रेस कोड बना है, उसको हम सभी को सम्मान करना चाहिए।
तो बिल्कुल ये थे डॉक्टर महेश शर्मा, जो कि गौतम बुद्ध नगर के बीजेपी के सांसद हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था और विकास, इन दो मुद्दों पर जो है इस बार बीजेपी यूपी के अंदर चुनावी मैदान में उतरी है। नोएडा से रण में उतरे पंकज सिंह के सामने इस बार पंखुड़ी पाठक मैदान में है। पहले चरण में ये सीट बेहद अहम है, लड़ाई टक्कर की मानी जा रही है। पंकज सिंह ने नोएडा में वोटिंग की, मतदान के बाद उनसे बात की हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने। नोएडा से मौजूदा विधायक और बीजेपी के उम्मीदवार पंकज सिंह जी है। पंकज सिंह जी, आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरीके की लहर जो है फिलहाल सुबह से देख रहे हैं? ना, बढ़िया लहर है और मुझे लगता है कि लोग बड़े उत्साह में हैं, वोट करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, तो अच्छा माहौल है। मुद्दा क्या है, क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था और विकास, इन दो मुद्दों पर आप चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं तो 17 से अभी भी परिवर्तन में जो है उसको देख के मैं कह सकता हूँ ये बड़ा मुद्दा है और लोगों के मन में बड़ी संतुष्टि है कि भाजपा के आने के बाद यह माहौल बन पाया है। वरना तो गुंडाराज, अपराध, भ्रष्टाचार सब चरम पर सपा बसपा की सरकार में था। लेकिन जो अखिलेश और जयंत की जोड़ी है वो आखिर कितना कमाल दिखा पाएगी इस बार? अब उनका तो वो कोई कमाल के बारे में, कमाल इस बार सिर्फ और सिर्फ भाजपा और बाबा ही दिखाने वाले हैं। लेकिन अगर जो किसानों की बात करें, वो अभी भी थोड़ा सा गन्ने के भुगतान को लेकर जो है नाराजगी। देखिए, आप जानते हैं कि गन्ने का भी रिकॉर्ड भुगतान योगी जी की सरकार में हुआ है और बंद पड़ी चीनी मिलों को भी चालू कराया गया है। तो मैं समझता हूं कि और जब तक एक एक गन्ना किसान का गन्ना आ नहीं गया तब तक हमारी मिलें भी चालू रही हैं। तो मैं समझता हूं कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, लोगों ने इसको देखा और मैं जाकर देखता हूं, लोगों के मन में उत्साह है। पंकज जी, आखिरी सवाल, क्योंकि नोएडा में अभी तक जो है 50% से ऊपर वोटिंग कभी हुई नहीं है, न्यूज इंडिया के माध्यम से लोगों को क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, मैं अपील करना चाहता हूं कि देखिए, यही सरकार से और जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने का यही एक अधिकार भी है और देश और समाज को आगे ले जाने का भी एक ये अवसर होता है। और इस महापर्व में ज़रूर सब लोग पार्टिसिपेट करें और योगी जी का बुलडोज़र अपराधियों और माफियाओं के ऊपर चलता रहे, इसके लिए कमल के फूल पर वोट देकर लोग एकदम उसको लाइसेंस एकदम दे दें योगी जी को, यही मैं चाहता हूं और यही अपील करता हूं। बिल्कुल, ये थे पंकज सिंह जी ने साफ तौर पर कहा कि योगी जी का जो बुलडोज़र है वो माफियाओं पर और गुंडों पर यूं ही लगातार चलता रहे और उन्होंने लोगों से अपील की है कि कमल के फूल पर बटन दबाकर जो है फिर से भाजपा को विजय बनाए। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, नोएडा। तो ये थे हमारे सहयोगी जिन्होंने आज पूरे दिन आपको हर खबर से अपडेट रखा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिजाब मामले पर आज की सुनवाई पूरी। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं। अब अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। तो ये बड़ी टिप्पणी की है कि जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं सुनाता तब तक धार्मिक पोशाक नहीं, यानी स्कूल में आपको स्कूल यूनिफॉर्म में ही तब तक जाना होगा जब तक फैसला नहीं आता और अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी सामने आई है। हिजाब मामले पर फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं, ये हाई कोर्ट ने कहा है। यानी ये जो जितना भी विरोध है आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपको 14 तारीख तक अगर स्कूल जाना है तो आपको स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना होगा। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है। 14 फरवरी को अगली तारीख रखी गई है। फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं, ये हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है। तो कर्नाटक में हिजाब पहनकर स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा, जिसके बाद कई बच्चियों ने इसका विरोध किया और हंगामा बढ़ता रहा। हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है 14 फरवरी के लिए, लेकिन तब तक कहा है जब तक अगली सुनवाई होती है तब तक धार्मिक पोशाक आप नहीं पहनेंगे, आपको स्कूल यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट के पास भी लोग पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। तो अगली सुनवाई 14 को। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी सामने आई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, फैसला आने तक धार्मिक पोशाक नहीं, ये कहना है कर्नाटक हाई कोर्ट का। हिजाब मामले में सुनवाई चल रही है कर्नाटक हाई कोर्ट में और अब अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। दरअसल पूरा मामला ये है कि स्कूल में हिजाब पहनकर आने को लेकर कुछ छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिसके बाद पूरा कर्नाटक इस विरोध प्रदर्शन में जगह जगह ये होने लगे, अलग अलग स्कूल में होने लगे और ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। और हाई कोर्ट का कहना है कि अब अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी और तब तक आप हिजाब पहनकर
और कॉलेज नहीं आ सकते, स्कूल नहीं आ सकते, आपको स्कूल यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। अब अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। कर्नाटक हिजाब मामले पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी है कि अगले सुनवाई जब तक होती है तब तक आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही आना होगा। दरअसल ये पूरा मामला आपको बता दें, कर्नाटक के उडुपी से मामला शुरू हुआ, जहां स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसके विरोध में लड़कियां खड़ी हुई और उसके बाद ये जो था हंगामा शुरू हुआ और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। और ये पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखते हैं। दक्षिण से आई हिजाब विवाद वाली गर्म हवा देश के चुनावी मौसम को बिगाड़ने लगी है। 5 राज्यों में चुनाव है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर वोट युद्ध शुरू होने में महज चंद घंटे बचे हैं। क्या हुआ अगर मामला कर्नाटका हाई कोर्ट में है? लेकिन इंतजार कौन करे? उत्तर प्रदेश के चरम चुनावी माहौल को सूट करता है बुर्के पर जारी ये विवाद। इसमें बुर्का है, इसमें भगवा गमछा है, पाकिस्तान वाली ललकार भी है, ये अल्पसंख्यक अधिकारों का शोर भी। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने में हिजाब एक हथियार की तरह सामने आया है। बीजेपी शासित कर्नाटका से सामने आई हिजाब वाली लड़की की तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हिजाब में कॉलेज पहुंची एक मुस्लिम लड़की ने जिस जिंदादिली के साथ भगवा गमछा धारी लड़के का सामना किया, उसने हिजाब पर जारी बहस को कई सारे सामाजिक और सियासी आयाम दे दिए हैं। बुर्का विवाद को देश भर में तेज धार दे दिया है। सबसे तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की, जिन्होंने बीजेपी की रथ यात्रा को लगाम लगाई थी। आज हिजाब विवाद के बहाने में बीजेपी के चुनावी जीत पर लगाम लगाते दिखे। बात समझिए, देश सिविल वार की ओर चला जा रहा है। मोदी जी की सरकार में सिविल वार जिस तरह से उस लड़की को गिरी किया जा रहा है और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी इनकी होगी सब। कोई चुनाव लेकर के नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुस्लिम हित के नाम पर बड़ी हिस्सेदारी का दावा करने वाले AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने बुर्का विवाद की यूपी चुनाव में सीधी एंट्री करवा दी। मैं क्या पहनता हूँ, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं पहनना, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बोलेंगे इसने भड़काऊ बात की, जाहिल लोग पुट्टू स्वामी का जजमेंट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, वो तुम्हारी